नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। भोपाल दौरे पर आए उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास मुलाकात की। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि के क्षेत्र में किए गए नवाचारों को लेकर बातचीत की। ये सुबोध उनियाल की कोशिश का नतीजा है कि उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में ऐसे कई नवाचार किए गए हैं जो देश में पहली बार हुए हैं। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने नर्सरी एग्रीकल्चर एक्ट बनाया। इसके अलावा कृषि उद्यानिकी, शहद संग्रहण से लेकर किसानों से जुड़े तमाम विभागों में नवाचार कर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े सवाल पर सुबोध उनियाल का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने पर जब वो कांग्रेस में थे तब बतौर प्रभारी उन्होंने ये महसूस किया कि शिवराज सिंह चौहान से बड़ा प्रदेश में कोई नेता नहीं है, और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनानी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपनी चाहिए। आज जब दोनों बड़ी ताकतें आपस में जुड़ गई हैं तो इसका मतलब है कि अलविदा कांग्रेस। उत्तराखंड में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने खास बातचीत उनसे हमारे संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने की। सुनिए। उत्तराखंड के कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल हमारे साथ हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोपाल में। धन्यवाद आपका। सुबोध जी, आप चूंकि कृषि मंत्री हैं और जानते हैं कृषि का कितना महत्व है, मध्य प्रदेश में किस तरह से 15 साल की सत्ता से सरकार का परिवर्तन हो गया था और उसी के दम पे कमलनाथ जी ने भी सरकार बनाई थी। इतना अहम विभाग आपको है, आपके पास, जो सत्ता तक परिवर्तित करा देता है। आपके द्वारा अभी तक उत्तराखंड की जनता को कृषि के क्षेत्र में क्या सौगातें दी? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 100 से ज्यादा रिफॉर्म्स कृषि के क्षेत्र में किए, और खासकर परिस्थिति अच्छी थी कि राज्य बनने से लेकर 2017 तक करीबन 15% कृषि भूमि में कमी आई थी हमारे राज्य में। हमको लगा कि जब तक, और फॉर्चुनेटली ये वही दौर था जब मोदी जी ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करना शुरू किया था और कहा था कि किसान की आय को दोगुना करना है। तो निसंदेह इसमें एक जो डबल इंजन की सरकार थी उसका फायदा हमें मिला, और भारत सरकार से तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं में हम लोग देश के अग्रणी राज्यों में रहे। तो एक हम लोगों का संकल्प था कि राज्य को ऑर्गेनिक राज्य बनाना है। दूसरा था कि किस तरह से उत्पादकता बढ़ाई जाए किसान की, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा 92% जो किसान है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान है, और जिसके पास बहुत कम जमीन रही, लैंड होल्डिंग लगातार स्मॉल लैंड होल्डिंग है। ऐसी स्थिति में क्योंकि कृषि में जमीन कम होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे से लोगों की लैंड होल्डिंग कम हो गई थी, और कृषि बहुत ज्यादा उनको लगता नहीं था कि इससे हम लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो हमने निर्णय लिया था कि हर न्याय पंचायत में अपने फार्म्स मशीनरी बैंक लगाएंगे, और एक संकल्प था कि राज्य में 670 न्याय पंचायतें हैं कि 670 न्याय पंचायतों तक हम फार्मर्स मशीन बैंक स्थापित करें। मुझे खुशी है कि हम 670 के संकल्प से आगे बढ़े, और आज हम करीबन 1556 हमने फार्म्स मशीनरी बैंक 3-3.5 सालों में राज्य में स्थापित किए। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में कस्टमर हायर सेंटर बनाए। 80% सब्सिडी पे हमने लोगों को कृषि उपयंत्र देना शुरू किया कि ताकि इन उपकरण के माध्यम से ही अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। और यही कारण था कि लगातार वर्ष 2017-18 और 18-19 में देश में उत्पादकता बढ़ाने पर लगातार हमें दोनों वर्ष सर्वश्रेष्ठ कृषि करुणा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा ऑर्गेनिक क्षेत्र में जब हम लोग सत्ता में आए, आप लगा लीजिए ये हमारी ही पॉलिसीज का परिणाम था, तो हमारे राज्य में 8% भूमि पे जैविक खेती होती थी। आज हम प्रामाणिकता के साथ 34% खेती पर जैविक खेती में पहुंचे हैं, और तकरीबन 6400 समूहों के माध्यम से हम अपने राज्य के किसानों को एक समूह को 10 लाख रुपए का इनपुट दे रहे हैं, जिसमें ये 10 लाख का इनपुट में हमारा पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, फर्टिलाइजर है, ये सब जैविक खेती पे है। इसके साथ साथ क्योंकि आप पर्वतीय राज्य को देखेंगे तो पर्वतीय राज्य में 2-2.5 जिले आप छोड़ दीजिए, देहरादून का आधा हिस्सा, उधमसिंह नगर और हरिद्वार को, तो पूरे राज्य में बागवानी की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन बागवानी सेक्टर में भी कोई काम नहीं हुआ था। तो हमने बागवानी पे फोकस करना शुरू किया, और यही आप लगा लीजिए कि हमारे राज्य का सेब, पूरा का पूरा सेब हिमाचल के
ब्रांड के साथ बाजार में जाता था। मुझे खुशी है कि आज हम 4 लाख पेटियों में अपने राज्य को सेब को ब्रांड के रूप में स्थापित करने में सफलता मिली, और इस 4 लाख बॉक्सेज हमने किसानों को उपलब्ध कराए, क्योंकि यहाँ पर किसानों को ये बॉक्सेज नहीं उपलब्ध कराते थे। अब उसका नतीजा ये हुआ कि हिमाचल के कई काश्तकार जो हमारे राज्य की सीमा से लगे हैं, वो भी हमारे बॉक्सेज में अपना सेब को बाजार में ले जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो किसान को नुकसान न हो, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होने का नुकसान बहुत होता था, तो हमने झाला में भी एक सीए स्टोर बनाया, उसका लोकार्पण कर दिया। और अब आराकोट एक जगह है, क्योंकि हमारे यहाँ का उस पूरी घाटी में पूरे राज्य का 65% सेब का उत्पादन उसी जल क्षेत्र में है। तो वहां पर भी हमें सीए स्टोर का टेंडर हो गए, 13 करोड़ का सीए स्टोर बन रहा है, ताकि किसान को अवस्थापना सुविधाएं मिल सके। हम राज्य में पहला राज्य देश का जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लेके आए, ताकि जो 10 विकास खंड पहले हमारे यहाँ जैविक घोषित हुए थे, लेकिन कोई ऐसा रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे कि उनके उत्पाद को प्रमाणिकता के साथ मिल सके, तो हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लाके भी उनको प्रमाणिकता देने का काम किया। किसान को प्लांटिंग मटेरियल पौध होता है, किसान पौध खरीदता था नर्सरियों से और कहता, उसके बाद वो 3-4 साल तक उस पेड़ को पालता था इस उम्मीद में कि उसे कहा गया है कि इसमें 12, 15, 20 किलो फ्रूटिंग होगी, लेकिन 4 साल तक पेड़ पालने के बाद कई बार किसान ठगाव महसूस करता। तो इस चीज में किसान को सुरक्षा कवच देने के लिए हम लोग देश का पहला राज्य है जिन्होंने नर्सरी एग्रीकल्चर एक्ट में 50,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्राविधान किया। और न केवल प्राइवेट नर्सरी के लिए, अगर सरकारी नर्सरियों से गया हुआ पौधा भी अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने राज्य में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की, IMA विलेज। मैं एक गांव हूं, मैं अमेरिका गया था, तो अमेरिका में मैंने एक कंसेप्ट देखा, तो अमेरिका में उसी कंसेप्ट को हम लोगों ने अमेरिका में बैठ के एक नाम दिया, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज। और उसी इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर एकीकृत जो था आदर्श कृषि ग्राम, तो उसी में हमने ये इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज का कंसेप्ट निकाला और राज्य में लागू किया, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए का इनपुट दे रहे हैं और एक अलाइड सेक्टर के लिए 15 लाख रुपए हम रिवॉल्विंग फंड किसान को दे रहे हैं, जिसमें 100 किसानों का एक समूह 10% भागीदारी के साथ वो अलाइड सेक्टर का कोई भी व्यापार, मसलन डेयरी खोल लें, आप पोल्ट्री खोल लें, आप फिशरीज पे चले जाएं, इस तरह का काम किया। बिल्कुल, मेरा एक सवाल ये भी बन ही रहा था जिसका जवाब आप शायद देने लगे कि उत्तराखंड में एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 7 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, पलायन की भी समस्या है, तो कृषि विभाग किस तरीके से इस समस्या को हल कर रहा है? देखिए, उसी ने मैंने आपसे कहा, एक तो हमने इस तरह की योजनाएं की, दूसरा कोविड काल में हमारा काफी मूल निवासी देश के दूसरे कोनों से वापस लौट के आया और नौजवान भी खाली था। तो ऐसी स्थिति में हम देश का अकेला राज्य है जिन्होंने बाकायदा शासनादेश जारी करके ये निर्णय लिया कि इस वर्ष की जिला योजना का 40% पैसा केवल कृषि उद्यान लगेगा। उसका फायदा हमें ये मिला कि जो कृषि उद्यान को हर जिलों में बमुश्किल 2 करोड़ रुपया मिला करता था मिला के, हम लोग वही 2 करोड़ रुपया 150 करोड़ से ऊपर हो गया। और इस 150 करोड़ से हमने 90% सब्सिडी पे लोगों को आपके पॉली हाउसेज उपलब्ध कराए, हमने हाई डेंसिटी प्लांट्स उनको उपलब्ध कराए, हमने उनको ड्रिप से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं देने का काम किया। इसके साथ साथ हम एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाए थे, जिसके माध्यम से भी हमने नौजवानों को रोजगार देने का किया। तीसरी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हम लाए, अपने राज्य में शहद उत्पादन की बहुत संभावना थी और चूंकि राज्य बाई डिफॉल्ट हम ऑर्गेनिक है, तो हमने एक योजना बनाई 13 जिलों में, हमारे यहाँ 13 जिले हैं, कि हर जिले में एक न्याय पंचायत को हम मधु ग्राम के रूप में विकसित करेंगे और उस न्याय पंचायत के हर गांव में 80% सब्सिडी पे बी बॉक्सेस देके एक शहद उत्पादन का हब बनाएंगे और 13 हब राज्य में बनाए। उस योजना को हमने लॉन्च किया। 20,000 लोगों को मशरूम की खेती से जोड़ने के लिए हमने मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना बनाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना से जोड़ा जा सके और नौजवानों को काम मिले। तीसरा, हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर अपने राज्य में राज्य कृषि विकास योजना प्रारंभ की, जिसमें भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स में हमने सब्सिडी को बढ़ाने के लिए गैप फंडिंग का काम किया और कुछ जगह नंबर्स को दुगना करने का काम किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके।
सके। इसी तरह हम बागवानी में एकीकृत बागवानी विकास योजना लेके आए कि ताकि बागवानी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हम आगे बढ़ सके। उसके बाद जो PMFME एक नई योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, जिसमें हम लोगों को करीबन 1591 हम प्रोसेसिंग हमें क्लस्टर यूनिट्स मिली हैं, जिसमें 35% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि 25% सब्सिडी हम अपने राज्य के हिसाब से दें। तो बहुत प्रयास किया कि लोगों को रोजगार मिल सके। व्यक्ति आय के मामले में एक बहुत अच्छी बात है, तमाम चुनौतियों के बावजूद जो है उत्तराखंड जो है शीर्ष राज्यों में शुमार है। तो क्या इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पर कैपिटा इनकम में हम बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हम राज्य की आंतरिक स्थिति को देखेंगे तो ये अगर 3 जिलों की पर कैपिटा इनकम हम हटा दें जो मैदानी जिले हैं, तो 10 जिलों के हालात विपरीत हैं। इसलिए आज आवश्यकता यह है कि हम किस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में जो सबसे बड़ी संभावना है वो टूरिज्म और एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो किस तरह टूरिज्म और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम अवस्थापना सुविधाएं दे करके इसको स्ट्रॉन्ग करके कैसे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे करके उनको एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित कर सकते हैं, इस पर हम लोगों का फोकस है। एक किसानों की बड़ी आम और स्थायी कई सालों से चली आई समस्या, जो उनकी फसल नष्ट कर देते हैं, जंगली सुअर और बंदर, इस बारे में क्या कुछ ठोस पहल कर रहे हैं? देखिए, हमने ठोस पहल की। हमारी सरकार ने पहली बार कि जंगली जानवरों ने जो खेतों को नुकसान होता है, वाइल्ड एनिमल्स जो खेतों को नुकसान करते हैं, उस पर मुआवजा देने का प्राविधान किया। इससे पहले कभी प्राविधान नहीं था। इसके साथ साथ हमने फेंसिंग योजना को मनरेगा के साथ जोड़कर डबटेलिंग के माध्यम से कई गुना, अगर आप देखेंगे विगत वर्षों के मुकाबले, क्योंकि बहुत लिमिटेड बजट होता था, हमने मनरेगा से डबटेलिंग करके इसको कई गुना इसका एरिया बढ़ाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फेंसिंग सुविधा दे सके। क्योंकि इतना विशाल है, विकट क्षेत्र है कि कई साल, मतलब 50 साल लग जाएगा फेंसिंग सुविधा देने में। लेकिन जो हमने ये सुधार किया, इसके माध्यम से मैं समझता हूँ हमने आधे से ज्यादा समय की बचत की है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेंसिंग उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ हम, जैसे आपको कहा कि 2 CO स्टोर बनाए, लेकिन अब हम नाबार्ड से RIDF के माध्यम से हम जहां बागवानी की संभावना है वहां 30-30, 40-40 मैट्रिक टन के हम कोल्ड रूम्स लगाने जा रहे हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना आए और किसान अपने जो आपके पेरिशेबल आइटम्स हैं इनको प्रिजर्व कर सके और उसका लॉसेज ज्यादा ना हो। इसके साथ साथ हम पूरे देश का पहला राज्य थे जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेट्स की खरीद के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया। मंडी परिषद में हम लोगों ने कॉर्पस फंड बनाया और मंडी ने सीधे सीधे किसान से उसका उत्पाद खरीदना शुरू किया, ताकि बिचौलिए की भूमिका खत्म हो सके। और इतना ही नहीं, अगले वक्त इसमें और रिफॉर्म करके राज्य की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से भी हम राज्य में मिलेट उत्पादन खरीद रहे हैं। अब बागवानी उत्पाद के लिए हम अपने हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को मजबूत कर रहे हैं और हमारा यही, जिस तरह हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ये मिलेट्स के लिए मंडी को किया, उसी तरह हम बागवानी के क्षेत्र में अपना जो हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसको मजबूत करके हमारा प्रयास ये है कि अब हम सीधे सीधे किसान से बागवानी उसका उत्पाद खरीदें और हमारा मार्केटिंग बोर्ड मार्केटिंग करे, ताकि किसान को बिचौलिया न ठग सके। क्योंकि देखिए, जब तक बिचौलिए की भूमिका खत्म नहीं होगी तब तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने हमने बहुत ही अनूठा प्रयोग किया है जो पूरे देश में वो भी कहीं नहीं है। हम तकरीबन 1300 आउटलेट्स बना रहे हैं अपने राज्य में, जिसमें प्रथम चरण में इस साल हम 400 के आसपास बना रहे हैं और उनको सीधे सीधे किसानों के समूहों को हम आवंटित कर रहे हैं कि अपना उत्पाद आप सीधे इन आउटलेट्स के माध्यम से बेचिए, ताकि बिचौलिया ना आए। और उत्तराखंड में क्योंकि 60 करोड़ के आसपास यात्री प्रतिवर्ष आता है, तो उस 60 करोड़ यात्री से हम अपने किसान को सीधे जोड़ना चाहते हैं। और वो जैविक उत्पाद जो हमारा है, वो जैविक उत्पाद जब उसको आम आदमी सीधे सीधे खरीदने का प्रयास करेगा यात्रा रूट पे, जो हमारे टूरिज्म रूट्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनके हमारे उत्पादों की ब्रांडिंग करने के काम करेंगे। और जो हमारा इसमें आउटलेट है उसको नाम हमने दिया है 3K नाम से, और उन सारे के सारे आउटलेट्स को इंटरलिंक कर रहे हैं, ताकि अगर उत्तरकाशी का लाल चावल अगर किसी को नैनीताल में भी अगर कोई यात्री को चाहिए तो वो वहीं से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है और उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म जो हमने तैयार किया, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। तो ऐसे इनोवेटिव काम हम लोगों ने बहुत इनोवेटिव काम किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसका फायदा निश्चित रूप से हमारे यहाँ किसानों को मिल रहा है। यही कारण है कि
जब जहां लगातार किसानों की संख्या घटती जा रही थी, हमने कोविड पीरियड के बाद भी किसानों की संख्या में इजाफा करने में सफलता मिली है, हमको उत्पादकता बढ़ाने में सफलता मिली है, हमने जो तकनीकी दृष्टि से किसान को ज्यादा से ज्यादा तकनीकी सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर काम करके मैंने आपसे कहा कि फार्म्स मशीनरी बैंक और कस्टम हायर सेंटर खोले। अब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। भारत सरकार ने में 300 एफपीओ अलॉट किए हैं। उन 300 एफपीओ के माध्यम से भी हम किसानों के समूह के माध्यम से उनको मजबूत करना चाहते हैं। और ये जो 1591 प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी, इससे किस तरह बागवानी उत्पाद की प्रोसेसिंग करके उनका वैल्यू एडिशन करके किसान की आय बढ़ा सके, अब हमारी आगे की रणनीति ये है। साथ ही साथ हम अपने इस 5 साल 4 साल 4.5 साल जो बीता है, हम पहला प्रोसेसिंग क्लस्टर पर्वतीय क्षेत्र में आता है। हमारे पास उधम सिंह नगर तो इस हालत ये है कि हिंदुस्तान में प्रोसेसिंग सेक्टर में सबसे जो आगे अग्रणी जो राज्य जिले हैं उनमें से एक है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ बागवानी की संभावनाएं थी, वहाँ प्रोसेसिंग की कोई संभावना नहीं। हमने टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखंड में कैंपटी के पास हम लोग नौथा जगह है, वहां पर एक प्रोसेसिंग क्लस्टर बना रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने अभी 25 करोड़ प्राइमरी तौर पर खर्चा किया है। 100 करोड़ के आसपास उनमें इन्वेस्टर सब खर्चा करेंगे और 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की संभावनाओं के साथ साथ किस तरह हम हॉर्टी एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे यहाँ 93 बगीचे हैं। 93 बगीचों की हालत बड़ी खराब थी। हम लोगों ने उनको ठीक करने का निर्णय लिया कि 4-4 5-5 ठीक करेंगे। जब लगा कि संभव नहीं है, इसमें 25 साल लग जाएगा, तो अब हमने अपने यहाँ के बगीचों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, A, B, C। ए कैटेगरी को हम डिपार्टमेंट बोर्ड में करेंगे, डिपार्टमेंटल। बी और सी को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो सघन खेती है, इसकी बहुत संभावनाएं थी। हमारे यहाँ जड़ी बूटी की बड़ी संभावनाएं थी, लेकिन इनके यहाँ एक सीमित क्षेत्र तक ये लोग काम करते थे। आज हमने जो हमारा एरोमेटिक फार्मिंग का जो सेंटर ऑफ एरोमेटिक फार्मिंग कैप है, हर जनपद में उसको एक गार्डन दिया है कि वो हर जनपद में प्लांटिंग मटेरियल सघन खेती का पैदा करें और वहां किसानों को बांटे। इसी तरह हर जनपद में जड़ी बूटी के क्षेत्र को भी बढ़ाने के लिए हमने जड़ी बूटी के, एक तो पहली बार इस राज्य में 3 जनपदीय ऑफिस खोले। एक ही ऑफिस था गोपेश्वर में, हमने उनको 3 ऑफिस खोले हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। और हर जिले में उनको एक गार्डन दिया है कि वो जड़ी बूटी का प्लांटिंग मटेरियल वहां तैयार करें और उस जनपद के किसानों को बांटे। तो चाहे हर्बल सेक्टर हो, चाहे एरोमेटिक सेक्टर हो, चाहे मशरूम सेक्टर हो, चाहे शहद का सेक्टर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सेरीकल्चर हो। सेरीकल्चर में भी पहली बार हमने भारत सरकार से करीब 50 करोड़ रुपए में एक नया प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, जिसको हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और उसको चला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ रहे हैं। चाय की खेती में हमने कम से कम दुगना अपना एरिया किया, ताकि चाय के माध्यम से भी हम कई किसानों को। और अब हमारा जो फोकस है वो एग्रीकल्चर को किसी तरह से मनरेगा से क्लब करने का, ताकि एग्रीकल्चर और मनरेगा जब क्लब हो जाए तो किसान को और ज्यादा आर्थिक फायदा मिले। और किसान की आर्थिकी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का संकल्प है, डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, किसान की आय को दुगना करना, उसको प्राप्त करेंगे। जाहिर सी बात है, कृषि के क्षेत्र में जो आपकी अभिनव योजनाएं हैं, काफी कुछ आप कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सबके लिए सरकार भी, जन सेवा के लिए सरकार में रहना भी जरूरी है। उत्तराखंड 3 सीएम अब तक देख चुका है, तो क्या लगता है, आप चुनाव सिर पे है, कितना स्थायित्व की जनता उम्मीद करे बीजेपी से? देखिए, 2 पार्टियां, जब कोई सरकार केजरीवाल की सरकार हो तो वो केजरीवाल की नीतियों में चलेंगी। करुणानिधि की सरकार करुणानिधि की नीतियों में चलती थी, स्टालिन की सरकार स्टालिन की नीतियों में चलेगी, बादल की सरकार बादल की नीतियों में चलेगी। कांग्रेस और भाजपा की सरकारें ये अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है, एक आइडियोलॉजी है जिसमें चलती है। हम 2017 में उसी आइडियोलॉजी के साथ जनता के बीच गए, 2017 में उन्हीं नीतियों और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में गए। 2017 में हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र दिया। चेहरे बदले, नीतियां भी वही है, कार्यक्रम भी वही है, मैनिफेस्टो भी वही है, जिसका क्रियान्वयन हो रहा है। तो चेहरे बदलने से पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और क्रियान्वयन में मैनिफेस्टो के कोई अंतर नहीं पड़ा। उसी की निरंतर एक ये प्रक्रिया है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात तो मध्य प्रदेश भी कर लें, क्योंकि जो आप भोपाल आए हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति आप अब तक देख चुके हैं। जो सिंधिया जी के जाने से तख्ता पलट हो गया, कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने की चली गई, तो आप, और अब जो शिवराज सरकार आई है, आप उत्तराखंड में बैठ के या यहाँ आने जाने के साथ क्या असेसमेंट करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आना, कमलनाथ जी की सरकार के जाना और शिवराज जी का फिर से मुख्यमंत्री बनना? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस से प्रभारी के रूप में भी काम किया हूँ। 2-2, 2.5 महीने मैंने यहाँ पर प्रभारी के रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति को समझा था।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज चौहान जी से बड़े कद का नेता मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। और जब मुझे मौका मिला था कांग्रेस का प्रभारी बनने का, तो मैंने तब भी रिपोर्ट में लिखा था कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो सिंधिया जी को नेतृत्व सौंपे तो सरकार आने की संभावना है। तो आज ये दो बड़े व्यक्ति तो सिंधिया जी और शिवराज चौहान अगर आपस में एक हो गए हैं तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में कांग्रेस का यहाँ पे नामो निशान खत्म हो जाएगा। और मैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कांग्रेस के में रहते हुए एक प्रभारी के तौर पर जब आया तो ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने शिवराज जी के प्रति जो लोगों में एक श्रद्धा देखी थी, और अगर उनके अलावा किसी दूसरे के प्रति लोगों की श्रद्धा थी तो वो सिंधिया जी के प्रति थी। तो आज ये दोनों ताकतें एक हुई हैं, तो इन ताकतों का एक होने का मतलब अलविदा कांग्रेस। चलिए, अलविदा कांग्रेस। और इसी के साथ आपसे भी हम अलविदा लेते हैं। स्वराज एक्सप्रेस से बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो ये थे उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने ये विस्तार से बताया कि उत्तराखंड में किस तरीके से उन्होंने कृषि की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। कैमरामैन पाटीदार के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।